आज हम इतिहास की एक ऐसी घटना पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया की राजनीति को पलट कर रख दिया। हम फ्रांस की क्रांति को सिर्फ तारीखों के नज़रिए से नहीं, बल्कि इस नज़रिए से समझेंगे कि कैसे सदियों पुरानी सत्ता अचानक ढह गई, राजनीतिक ताकत किसके हाथों से निकलकर किसके हाथों में गई, और कैसे इस हिंसक बदलाव ने आज की आधुनिक दुनिया की नींव रखी। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस सफर में हम किन किन पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले एस्टेट्स का समाज, फिर जीविका संकट, उसके बाद राजशाही से गणतंत्र तक का बदलाव, फिर ये सवाल कि अधिकार आखिर किसके लिए थे, और अंत में क्रांति की महिलाएं। पहला पड़ाव, एस्टेट्स का समाज। इस क्रांति को समझने के लिए सबसे पहले उस समय के समाज की भयानक असमानता को समझना होगा। अगर हम उस वक्त की आबादी के बंटवारे को देखें तो एक बहुत ही चौंकाने वाला सच सामने आता है। कुल आबादी का 90%, जी हाँ, पूरे 90% हिस्सा सिर्फ किसान थे। पूरा का पूरा सिस्टम मुट्ठी भर लोगों के इर्द गिर्द घूम रहा था, जबकि ये भारी बहुसंख्यक आबादी बिल्कुल हाशिए पर थी। लेकिन असली खेल तो जमीन के मालिकाना हक में था। जरा सोचिए, जो किसान आबादी का 90% थे, उनके पास आधी से भी कम जमीन थी। 60% जमीन पर कुलीन वर्ग, चर्च और थर्ड एस्टेट के अमीर लोगों ने कब्जा जमा रखा था। और सबसे बड़ी बात, जिनके पास ये अपार धन और जमीन थी, उन्हें राज्य को कोई टैक्स नहीं लेना पड़ता था। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि सरकार और चर्च का खजाना भरने का पूरा बोझ समाज के सबसे गरीब लोगों के कंधों पर डाल दिया गया था। किसानों को चर्च को टाइथ नाम का टैक्स देना होता था, जो उनकी पूरी फसल का 10वां हिस्सा होता था, और उसके ऊपर से टाइल नाम का एक सीधा टैक्स सरकार को अलग से चुकाना पड़ता था। हमारा दूसरा पड़ाव, जीविका संकट। अब एक तरफ तो टैक्स का ये भारी बोझ था, और दूसरी तरफ आबादी का विस्फोट। 1715 से लेकर 1789 तक आते आते फ्रांस की आबादी तेजी से बढ़कर करीब 2 करोड़ 80 लाख पहुंच गई थी। अचानक इतनी सारे लोग बढ़ गए, जिसका सीधा असर पड़ा अनाज की मांग पर। राष्ट्र के पास इतना अनाज उगाने की क्षमता ही नहीं थी। और जब हालात पहले ही खराब हों तो प्रकृति भी मानो इम्तिहान लेने लगती है। खराब मौसम जैसे सूखे या ओलावृष्टि की वजह से फसलें बर्बाद हो गईं, बाजार में अनाज की भारी कमी हो गई, और पाव रोटी यानी ब्रेड, जो उनका मुख्य भोजन था, उसकी कीमतें आसमान छूने लगी। मजदूरी वहीं की वहीं रही, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ गई कि सबसे गरीब लोग अब 2 वक्त की रोटी भी नहीं खरीद सकते थे। इसे ही हम जीविका संकट कहते हैं। तीसरा अध्याय, राजशाही से गणतंत्र। खजाना खाली था, लोग सड़कों पर भूखे मर रहे थे, और इसी के साथ राजा की सत्ता खिसकने लगी। जरा सत्ता पलटने की इस रफ्तार को देखिए। 1789 में राजा ने टैक्स बढ़ाने के लिए हताशा में एक मीटिंग बुलाई, और उसी साल गुस्से से भरी जनता ने बेस्टिल के किले को ढा दिया। 1791 आते आते संविधान बनाकर राजा की ताकत पर लगाम कस दी गई। 1792 में राजशाही पूरी तरह खत्म हुई और फ्रांस एक गणतंत्र बन गया, और 1793 में राजा लुई 16वें को फांसी दे दी गई। सिर्फ 4 सालों में पूरी की पूरी व्यवस्था पलट गई। दरअसल इस तूफान की आहट कुछ लोगों को पहले ही सुनाई देने लगी थी। 1787 और 1789 के बीच फ्रांस घूमने आए एक अंग्रेज यात्री आर्थर यंग ने बहुत ही चुभने वाली बात लिखी थी। उन्होंने कुलीन वर्ग को चेतावनी देते हुए कहा था कि जो लोग अपनी जनता की चीखों को अनसुना करके ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, उन्हें तब शिकायत नहीं करनी चाहिए जब दंगों में उनके खुद के बच्चों की जान पर बनाएं। चौथा हिस्सा, अधिकार किसके लिए। क्रांतिकारियों ने सत्ता तो छीन ली और समानता के बड़े बड़े वादे भी किए, लेकिन जब असल में ताकत बांटने की बारी आई तो एक बहुत बड़ा पाखंड सामने आया। एक तरफ तो मानव अधिकारों की घोषणा में बड़ी शान से लिखा गया कि सभी इंसान जन्म से आज़ाद हैं और उनके अधिकार बराबर हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ 1791 के नए संविधान ने तुरंत लोगों को 2 हिस्सों में बांट दिया, सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक। अगर हम वोट देने के अधिकारों पर गौर करें तो सच्चाई बिल्कुल साफ हो जाती है। कुल 2.8 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 40 लाख उन पुरुषों को वोट देने का हक मिला जिनके पास अच्छी खासी संपत्ति थी। बाकी बचे 30 लाख से ज्यादा गरीब पुरुषों को और फ्रांस की हर एक महिला को इस नई लोकतांत्रिक प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर फेंक दिया गया। ऐसा नहीं था कि लोगों को ये बेईमानी नजर नहीं आ रही थी।
उस वक्त के मशहूर पत्रकार जीन पॉल मराट ने इस पर करारा प्रहार किया। उन्होंने खुलेआम लिखा कि क्रांति ने जन्म के आधार पर चलने वाले अभिजात वर्ग को तो हटा दिया, लेकिन उसकी जगह पैसे वाले अभिजात वर्ग को लाकर बिठा दिया है। समानता का जो सपना गरीबों को दिखाया गया था, वो पूरी तरह से टूट चुका था। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने 5वें और सबसे अहम हिस्से पर, क्रांति की महिलाएं। इतिहास की किताबों में अक्सर एक बहुत ही बुनियादी सवाल छिप जाता है। क्या उन महिलाओं ने, जिन्होंने सचमुच वर्साई के महल तक मार्च किया, जो सड़कों पर लड़ी, क्या उन्होंने अपनी खुद की कोई क्रांति देखी? थर्ड एस्टेट की महिलाओं के रोजमर्रा के संघर्षों को जरा सोचिए। संकट के उस पूरे दौर में अपने परिवारों को जिंदा रखने का सारा बोझ उन्हीं के कंधों पर था। वो दूसरों के कपड़े धोती थीं, सिलाई करती थीं, बाजारों में सामान बेचती थीं और पाव रोटी के लिए घंटों लंबी कतारों में खड़ी रहती थीं। उन्हें ना तो शिक्षा का अधिकार था और ना ही पुरुषों के बराबर मजदूरी मिलती थी। फिर भी जिस नई राजनीतिक व्यवस्था को बनाने में उन्होंने अपना खून पसीना बहाया, उसी से उन्हें बाहर कर दिया गया। लेकिन ये महिलाएं खामोश बैठने वालों में से नहीं थीं। जब उन्हें निष्क्रिय यानी पैसिव नागरिक घोषित कर दिया गया, तो उन्होंने अपने हक के लिए खुद के 60 से ज्यादा पॉलिटिकल क्लब बना लिए। ओलिम्प दे गूंज जैसी निडर लीडर ने तो 1791 में सीधा महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र ही लिख डाला और पुरुषों के बराबर वोटिंग राइट्स की पुरजोर मांग की। ओलिम्प दे गूंज का तर्क बिल्कुल सटीक और धारदार था। उन्होंने बेबाकी से कहा कि कोई भी राष्ट्र वास्तव में है क्या? वो सिर्फ पुरुष और महिला का मिलन ही तो है। तो फिर अपनी आधी आबादी को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखकर कोई भी देश एक सच्चा राष्ट्र कैसे बन सकता है? पर जानते हैं इस आवाज का अंजाम क्या हुआ? बहुत ही दर्दनाक। आतंक के राज के दौरान जिस कट्टरपंथी सरकार ने स्वतंत्रता के नाम पर सत्ता हथियाई थी, उसी ने महिलाओं के इस आंदोलन को बेरहमी से कुचल दिया। उनके सारे क्लब बंद करवा दिए गए और ओलिम्पे द गूंज जैसी महान नेताओं को देशद्रोह का ठप्पा लगाकर सरेआम गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। तो जैसे जैसे हम इस ऐतिहासिक चर्चा के अंत में आते हैं, इतिहास हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल छोड़ जाता है। जब भी आज़ादी और समानता के नाम पर सत्ता हिंसक रूप से बदलती है, तो क्या वो सच में सबके लिए बदलती है, या फिर सत्ता सिर्फ उन लोगों के हाथों में चली जाती है जिनके पास पहले से ही पैसा, संसाधन और कलम की ताकत होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें आज भी विचार करने की जरूरत है। जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।